सुप्रभात बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण से पाठ 8 विशेषण पाठ का अध्ययन करेंगे। विशेषण का अर्थ होता है संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द। ठीक है, तो वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण, संख्या, मात्रा, परीक्षण, दशा, अवस्था आदि संबंधी आदि विशेषता को प्रकट करने वाले शब्दों को क्या कहेंगे? विशेषण कहते हैं। आप लोग बुक में ध्यान से लिखिए। उदाहरण मैं पढ़ रही हूँ कि पहला है मुझे गर्म दूध अच्छा लगता है। दूसरा, काली पृष्ठभूमि पर हल्के रंग उभर कर आते हैं। मेरी कक्षा में 30 विद्यार्थी हैं। चौथा है प्रतिभाशाली विद्यार्थी की सराहना होती है। पांचवा, आजकल रंगीन टीवी का प्रचलन है। तो आप लोग देख रहे हैं ये जो सभी वाक्य हैं, तो इसमें संज्ञा से पहले 30, प्रतिभाशाली, गर्म, रंगीन, काली, हल्के, ये जो शब्द आए हैं ये शब्द उनके रंग, गुण, दशा, अवस्था आदि को प्रकट कर रहे हैं ना। तो ये जो शब्द हैं वे विशेषण कहलाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम विशेषण की परिभाषा करेंगे कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, संख्या, मात्रा, परीक्षण, दशा, अवस्था संबंधी विशेषता को प्रकट करते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। और विशेषण के कितने अंग हैं? 2। पहला है विशेष्य और दूसरा विशेषण। पहला हम विशेषण को समझते हैं। जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता प्रकट की जाती है उसे हम विशेष्य कहते हैं। ठीक है, आपको पता है कि संज्ञा और सर्वनाम क्या होता है। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान, भाव के नाम को क्या कहेंगे? संज्ञा कहते हैं। और सर्वनाम किसे कहेंगे? कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। तो संज्ञा और सर्वनाम शब्द की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को हम क्या कहेंगे? विशेष्य कहेंगे। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण से समझेंगे कि भूरा घोड़ा हरी घास चरता है। तो यहाँ पर घोड़ा की विशेषता बताई जा रही है कि घोड़ा क्या कौन से कलर का है? भूरा। ठीक है, और वह क्या खाता है? वह क्या कर रहा है? घास चर रहा है। तो यहाँ पे घोड़े की विशेषता बताई जा रही है। किसकी विशेषता बताई जा रही है? घोड़े की। तो घोड़ा शब्द क्या हुआ? विशेष्य कहलाएगा। ठीक है, दूसरा देखिए विशेषण। विशेषण चूंकि हम परिभाषा समझ चुके हैं, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि विशेष्य की विशेषता बताने वाले शब्द। विशेष्य की विशेषता बताने वाले विशेष्य कौन है? घोड़ा है। तो इसकी विशेषता कौन बता रहा है? बुरा शब्द बता रहा है। तो ये जो बुरा शब्द होगा ना वह क्या होगा? विशेषण। तो विशेष्य की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण होते हैं। जैसे उदाहरण में देखिए, सफेद गाय दौड़ रही है ना। तो यहाँ पे गाय कैसे कलर की है? सफेद कलर की है ना, सफेद रंग की है। तो यहाँ पे गाय की विशेषता सफेद शब्द से हो रही है। तो यहाँ पे जो सफेद शब्द है वह क्या होगा? विशेषण। मतलब जिसकी विशेषता बताई जा रही है ना तो वह विशेषण कहलाएगा। और जिस शब्द से उसकी विशेषता बताई जा रही है वह क्या होगा? विशेष्य की, अर्थात मतलब विशेष्य की भी विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। अब आगे है विशेषण के भेद कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं ना। विशेषण के कितने भेद हैं? विशेषण के 4 भेद हैं। कौन कौन से? पहला है गुणवाचक, दूसरा संख्यावाचक, तीसरा परिमाणवाचक और चौथा सार्वनामिक विशेषण। अब इसमें भी संख्यावाचक जो विशेषण है इसके भी 2 भेद हैं। पहला निश्चित संख्यावाचक और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। और इसी तरह से परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 भेद हैं। पहला निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब हम एक करके इनकी परिभाषा और इनको अच्छी तरह से समझते हैं। तो सबसे पहले हम गुणवाचक विशेषण के बारे में पढ़ते हैं कि गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। तो गुणवाचक विशेषण शब्द, संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष आदि का बोध कराते हैं ना। गुणवाचक विशेषण में क्या होता है कि संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण और दोष का बोध कराते हैं, मतलब ज्ञान कराते हैं। उसे हम क्या कहेंगे? गुणवाचक विशेषण। जैसे गुण, दोष, रंग, ऊंचा नीचा, परिश्रमी, आलसी, बुद्धिमान, दुष्ट,
मोटा, पतला, मीठा, कड़वा इत्यादि। तो ये जो सभी शब्द हैं वे वस्तु या व्यक्ति की गुण या दोष को प्रकट कर रहे हैं। ऐसे शब्द जो है वो गुणवाचक विशेषण कहलाएंगे। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। जैसा कि शब्द से अर्थ प्रकट हो रहा है ना कि संख्यावाचक, तो जो शब्द संख्या या सर्वनाम की संख्या बताता हो उसे हम क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण के दो भेद हैं। पहला है निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहने का मतलब है कि जहाँ पे निश्चित संख्या का बोध हो रहा हो, है ना, संख्या या सर्वनाम शब्दों की निश्चित संख्या का बोध हो रहा हो, वह निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। जैसे आप लोग देखिए उदाहरण में कि 8 महिलाएं, 5 खिलौने। तो यहाँ 8 महिलाएं हैं और हमें कितने खिलौने लेने हैं? 5। यहाँ पे निश्चित संख्या बताई जा रही है कि 8 महिलाएं हैं और 5 खिलौने लेनी है। तो इस प्रकार से निश्चित संख्या का बोध कराने वाले शब्द क्या होंगे? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब इसके अंतर्गत हम क्रम, गणना, आवृत्ति, समुदाय सूचक, प्रत्येक सूचक, ऐसे इनके अंतर्गत जो शब्द आते हैं, जैसे क्रम में हम लेते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं। गणना के अंतर्गत 2, 4, 50, 2.5, 1.5 इत्यादि। आवृत्ति के अंतर्गत जैसे 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं। चौथा समुदाय सूचक। समुदाय मतलब एक जगह बहुत, जैसे एक ही वस्तु है और लेकिन बहुत सारा है ना, तो समुदाय का हमें बोध करा रहा है। जैसे समूह, 2 दर्जन, तीनों, चारों, शतक, सैकड़ा। तो वहाँ पे जैसे दर्जन हम किसको कहते हैं? एक दर्जन में कितना होता है? 12, है ना। तो जैसे हम केला खरीदते हैं तो हम दर्जन के हिसाब से खरीदते हैं, तो एक दर्जन में 12 आता है, तो 2 दर्जन में कितने आएंगे? 24। तो इस प्रकार से दर्जन शब्द, तीनों, चारों, शतक, सैकड़ा, ऐसे शब्दों का जहाँ प्रयोग होता है वे समुदाय सूचक शब्द होते हैं। पांचवा है प्रत्येक सूचक। प्रत्येक सूचक के अंतर्गत हम प्रत्येक, प्रति जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो ये जो क्रम, गणना, आवृत्ति और समुदाय सूचक और प्रत्येक सूचक शब्द जो है वे निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। ठीक है। अब दूसरा है संख्यावाचक विशेषण का दूसरा भेद क्या है? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। यहाँ भी हमें आपको प्रकट हो रहा है कि अनिश्चित, जहाँ पे संख्या कोई निश्चित नहीं है उसे हम क्या कहेंगे? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है। जैसे हम उदाहरण में देखिए कुछ, थोड़ा, बहुत, अनेक, सब, 2, 4, 10, 20 आदि। तो ऐसे शब्दों का जहाँ हम प्रयोग करते हैं वहाँ पे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। अब हम विशेषण का तीसरा भेद पढ़ेंगे। तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण कहने का मतलब है जिसमें नाप, तौल का प्रयोग किया जाता है ना। नाप, तौल वाले जो शब्द होते हैं वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाएंगे। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के माप, तौल का बोध कराते हैं या उसकी विशेषता बताते हैं उसे हम क्या कहेंगे? परिमाणवाचक विशेषण। जैसे उदाहरण में देखिए 10 किलो गेहूं तौलने के बाद पैसे लूंगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 10 किलो गेहूं तौलने के बाद, यहाँ पे गेहूं को हम क्या करते हैं? तौलते हैं ना। तो इस प्रकार से जहाँ पे माप, तौल, जैसे कि आपको दूध लेना है तो 1 लीटर दूध, है ना, चावल लेना है तो 4 किलो चावल, तो यहाँ पे हम तौलते हैं, है ना। चावल, गेहूं को तौलने का काम करते हैं, दूध को भी नापने का काम करते हैं। तो जहाँ पे नाप, तौल का बोध होता है वहाँ पे क्या होगा? परिमाणवाचक विशेषण होगा। अब इसके अंतर्गत भी इसके दो भेद हैं। कौन कौन से? पहला निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में क्या होता है कि जहाँ पे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की निश्चित परिमाण बताया जा रहा हो ना। जैसे उदाहरण में देखिए 10 लीटर दूध। तो यहाँ पे जो दूध है हमें कितना लीटर दूध चाहिए? 10 लीटर दूध चाहिए। तो यहाँ पे बिल्कुल निश्चित लीटर बताया गया है कि हमें 10 लीटर दूध चाहिए, 20 किलो चावल चाहिए। तो इस प्रकार से ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अनिश्चित कहने का मतलब है जहाँ पे निश्चित माप, तौल नहीं है, है ना, उसे
प्रविशेषण पढ़ेंगे कि प्रविशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द विशेषणों की भी विशेषता बताता है वे प्रविशेषण कहलाते हैं। कैसे? उदाहरण में देखिए, बहुत कम लोग। तो यहाँ पे आप लोग वाक्य में देख रहे हैं कि विशेषणों की भी विशेषता बताने वाले शब्द ना, तो यहाँ पे ये जो लोग है यह क्या है? विशेषण। ठीक है, तो यहाँ सॉरी कम लोग, तो यहाँ पे कम जो है कम लोग की भी विशेषता कौन बताया है? बहुत शब्द से हो रही है ना। तो लोग कैसे? कम तो है लेकिन बहुत कम है। तो विशेषणों की भी विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहेंगे? प्रविशेषण। तो यहाँ पे बहुत शब्द जो है वह विशेषण की भी विशेषता बता रहा है कि लोग बहुत ही कम है। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण देखिए, अत्यंत सुंदर। अत्यंत सुंदर, तो अत्यंत सुंदर में जो शब्द है यहाँ पे विशेषण की भी विशेषता क्या बताया जा रहा है? अत्यंत से, कि बहुत ज्यादा ही सुंदर है। तो विशेषण की भी विशेषता बता रहा है अत्यंत शब्द। तो ऐसे शब्द जो होंगे वे प्रविशेषण कहलाते हैं। ठीक है, अब हिंदी व्याकरण में कुछ और भी विशेषण है जो इस प्रकार से है। पहला है उद्देश्य विशेषण। ठीक है, पहला कौन सा है? उद्देश्य विशेषण। तो इसे हम कैसे समझेंगे कि जो विशेषण शब्द कि शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द को हम विशेषण कहते हैं। और विशेष्य क्या होता है? कि जिसकी विशेषता बताई जाती है जिस शब्द से, है ना। तो यहाँ पे जो विशेषण शब्द जो विशेष्य से पहले आते हैं वे क्या होंगे? उद्देश्य विशेषण। जैसे आप लोग देखिए इसमें काला गुलाब। ठीक है, तो काला गुलाब, यहाँ पे गुलाब क्या है? विशेष्य है। तो इससे पहले ये काला शब्द आया है वह गुलाब की विशेषता बता रहा है ना, कि गुलाब कैसा है? काला है, लेकिन विशेष्य से पहले आया है। तो इसलिए यह कौन सा विशेषण होगा? उद्देश्य विशेषण। ठीक है, दूसरा उदाहरण में भी आप देखिए, भला आदमी। यहाँ पे जो आदमी है कैसा है? भला है। तो विशेषण बता रहा है ना, यहाँ पे आदमी की विशेषता बता रहा है कि वह आदमी भला है, लेकिन आदमी जो आदमी शब्द है वह विशेष्य है, तो इससे पहले विशेषण आया है ना। तो विशेषण शब्द जो विशेष्य से पहले आते हैं ना, जैसे यहाँ पे आदमी क्या है? विशेष्य, और इससे पहले क्या है? विशेषण आया है। तो ये सभी जो उदाहरण है वे उद्देश्य विशेषण के अंतर्गत आएंगे। आगे है विधेय विशेषण। विधेय विशेषण किसे कहते हैं? जो विशेषण शब्द विशेष्य के बाद, है ना, यहाँ पे हमने उद्देश्य विशेषण में पढ़ा था कि विशेषण शब्द विशेष्य से पहले आते हैं, लेकिन यहाँ पे जो विशेषण शब्द है वह विशेष्य के बाद क्रिया से पहले, क्रिया आपको पता है किसी भी काम का करना होना जहाँ पाया जाता है वह क्रिया कहलाता है। तो जो विशेषण शब्द विशेष्य के बाद लेकिन क्रिया से पहले आएगा उसे हम क्या कहेंगे? विधेय विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण से समझिए कि फूल सुंदर लग रहा है। तो यहाँ पे लग रहा है ना, यहाँ पे मतलब वहाँ पे हमें पता चल रहा है कि फूल सुंदर लग रहा है। यहाँ पे क्रिया ये लग रहा है, और यहाँ पे जो ये सुंदर शब्द है वह क्या है? विशेषण है, और फूल क्या है? विशेष्य। ठीक है, तो विशेष्य के बाद आया है विशेषण और क्रिया से पहले। ठीक है, तो ये क्या होगा? विधेय विशेषण। दूसरा उदाहरण में देखिए कि दीवार टेढ़ी बनी है। तो दीवार टेढ़ी बनी है, बनी शुद्ध क्रिया है, क्रिया से पहले टेढ़ी शब्द आया है जो कि वह क्या है? विशेषण है, और दीवार क्या है? विशेष्य है। तो विशेष्य के बाद क्रिया से पहले क्या कहलाता है? विधेय विशेषण कहलाता है। ठीक है, आप इसमें याद रखेंगे कि विशेषण चाहे उद्देश्य की स्थिति में हो चाहे विधेय की स्थिति में हो, है ना। आपको मैंने समझाया कि उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण क्या है। तो यहाँ पे उद्देश्य विशेषण की स्थिति में हो चाहे विधेय विशेषण की स्थिति में हो, उसके जो लिंग वचन और कारक जो होते हैं वे विशेष्य के अनुरूप होंगे। ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे तुलनात्मक विशेषण।
तुलनात्मक विशेषण किसे कहते हैं? एक से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थानों की तुलना। तुलना एक दूसरे से तुलना होती है ना, तो तुलना के लिए जो प्रयोग किए जाने वाले विशेषण शब्द हैं वे तुलनात्मक विशेषण कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर तुलना की अवस्था कितनी होती है? 3। ठीक है, सबसे पहले तो आपको तुलना मतलब एक दूसरे से अच्छा या खराब बताना है ना, ये होता है तुलना का। तो तुलनात्मक विशेषण का परिभाषा मैंने क्या बताया कि एक से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं और स्थानों की तुलना के लिए प्रयोग किए जाने वाले विशेषण शब्द क्या होते हैं? तुलनात्मक विशेषण कहलाते हैं। और इसकी 3 अवस्था होती है। पहला है मूल अवस्था। मूल अवस्था में तुलना नहीं होती है। मूल अवस्था में क्या होती है? तुलना नहीं होती है किसी से। जैसे उदाहरण देखिए, काला गुलाब। गुलाब कैसा है? काला है। हम ये नहीं कहते हैं कि गेंदा का फूल गुलाब से ज्यादा सुंदर है, या गुलाब का फूल गेंदे के फूल से ज्यादा सुंदर है। यहाँ पे तुलना नहीं हो रही है। और दूसरे उदाहरण मैंने जो बताया उसमें तुलना हो रही है। तो काला गुलाब, विद्वान व्यक्ति, विद्वान आदमी, है ना। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे तुलना किसी के साथ नहीं कर रहे हैं। ये मूल अवस्था के अंतर्गत आता है। दूसरा है उत्तर अवस्था। तो उत्तर अवस्था में 2 वस्तुओं की तुलना करके, जब 2 वस्तुओं की जब हम तुलना करते हैं और उसमें से एक को अच्छा या बुरा करते हैं, है ना। 2 वस्तुओं की तुलना तो हो रही है, लेकिन एक को अच्छा या बुरा हम करते हैं, तो वहां पे उत्तर अवस्था होती है। ठीक है, जैसे गुलाब गेंदे से अधिक सुंदर लगता है, तो यहाँ पे 2 फूल की तुलना हो रही है, लेकिन एक को क्या अच्छा बताया जा रहा है ना, ज्यादा सुंदर बताया जा रहा है। तो गुलाब का फूल जो है गेंदे से अधिक सुंदर लगता है। तो यहाँ पे एक फूल की से 2 फूल तो है, लेकिन एक को ज्यादा अच्छा बताया जा रहा है। तो यहाँ पे उत्तर अवस्था के अंतर्गत किया है। तीसरा है उत्तम अवस्था। उत्तम अवस्था में क्या होता है कि अनेक व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो, जब इनकी तुलना होती है तो किसी को सबसे अच्छा या सबसे खराब बताया जाता है ना, उसे क्या कहेंगे? उत्तम अवस्था। जैसे आप उदाहरण देखिए, विश्व साहित्य में ऋग्वेद प्राचीनतम ग्रंथ है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो ऋग्वेद है इसकी यहाँ पे तुलना की गई है कि विश्व साहित्य में जो ग्रंथ है उसमें जो ऋग्वेद है वह सबसे पुराना ग्रंथ है। दूसरा उदाहरण देखिए कि यह गाड़ा सबसे अच्छा है, तो वहां पे 2 गाड़ा होंगे, उसकी दोनों की विशेषता बताई जा रही है, दोनों की तुलना हो रही है कि जो यह गाड़ा है वह सबसे अच्छा है। कहने का मतलब है कि उत्तम अवस्था में क्या होता है कि व्यक्ति या वस्तु में तुलना तो की जाती है, लेकिन एक को सबसे अच्छा या सबसे बुरा बताया जाता है। और मूल अवस्था में क्या होता है कि तुलना नहीं होती है, और उत्तर अवस्था में 2 वस्तुओं की तुलना करके जब एक को अच्छा बताया जाता है ना, उसे अच्छा या बुरा कहा जाता है, उसे उत्तर अवस्था कहते हैं। और उत्तर अवस्था में क्या होता है कि अनेक व्यक्ति होते हैं, बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, उसमें 2 नहीं होते हैं, बहुत सारे होते हैं और बहुत सारे वस्तु होते हैं, उन सभी में एक को अच्छा या बुरा बताया जाता है, उसे हम क्या कहेंगे? उत्तम अवस्था। तो अब आगे हम मूल अवस्था से उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था में से हम विशेषण कैसे बनाएंगे यह सीखेंगे। हमने पढ़ा कि मूल अवस्था में तुलना नहीं होती है और उत्तर अवस्था में 2 वस्तुओं की तुलना करके जब एक को अच्छा या बुरा बताया जाता है ना। और उत्तम अवस्था में क्या होता है कि अनेक व्यक्तियों और वस्तुओं में तुलना की जाती है, लेकिन किसी एक को अच्छा या बुरा बताया जाता है। तो अब हम मूल अवस्था को उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था में बनाने के लिए सीखेंगे। कैसे? देखिए, मूल अवस्था में सबसे श्रेष्ठ, सुंदर, महान, बृहद और उच्च। ठीक है, अब इसका जब हम उत्तर अवस्था में परिवर्तन करते हैं मूल अवस्था वाले शब्दों को और उत्तम अवस्था में, तो हम क्या करेंगे? श्रेष्ठ में हम श्रेष्ठ लिखकर कर लगा देंगे, तो ये उत्तर अवस्था के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, और इसको जब हम उत्तर अवस्था में परिवर्तन करते हैं तो इसमें हम तम शब्द श्रेष्ठ लिखकर तम शब्द लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा? ये श्रेष्ठतम।
श्रेष्ठतम। इसी प्रकार से सुंदर से सुंदरतर, सुंदरतम। महान से महत्तर, महानतम। बृहत से बृहत्तर, बृहत्तम। उच्च से उच्चतर और उच्चतम। कहने का मतलब है मूल अवस्था वाले शब्दों को जब हम उत्तर अवस्था में परिवर्तन करते हैं तो तर लगाकर हम करेंगे, और उत्तम अवस्था में बदलने के लिए इसे हम क्या करेंगे, तंत लगाकर हम मूल अवस्था से उत्तम अवस्था में बनाएंगे। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब हम सीखेंगे कि संज्ञा से विशेषण बनाने के लिए, और सर्वनाम से विशेषण किस प्रकार से बनाएंगे, क्रिया से विशेषण किस प्रकार बनाएंगे, और अव्यय से विशेषण किस प्रकार बनाएंगे। देखिए अब हम किस प्रकार से संज्ञा से विशेषण, सर्वनाम से विशेषण, क्रिया से विशेषण और अव्यय से विशेषण बनाते हैं। ठीक है, जैसे संज्ञा से विशेषण हम बनाएंगे, संज्ञा पेट। पेट क्या है, संज्ञा है, और पेट भी संज्ञा है। तो जब हम पेट का विशेषण बनाएंगे तो पेटू बनेगा। ठीक है, प्रेम का प्रेमी। इसी प्रकार से आप लोग बुक में लिखिएगा, विदेश से विदेशी, स्मरण से स्मरणीय, अनुभव से अनुभवी विशेषण बनेगा, पर्वत से पर्वतीय। आगे और आप लोग पढ़ लेंगे। दूसरा है सर्वनाम से विशेषण। हम सर्वनाम से विशेषण कैसे बनाते हैं, जैसे कौन, तुम, ये सभी शब्द क्या है, सर्वनाम है ना। कौन का विशेषण क्या होगा, कैसा। तुम का तुम्हारा, वह का वैसा, जो का जैसा। तीसरा है क्रिया से विशेषण। क्रिया से विशेषण जहाँ पे हम कोई काम करने का बोध हो रहा है ना, जैसे पढ़ना। पढ़ना का विशेषण क्या होगा, पढ़ाकू। लड़ना का लड़ाकू, और देखना का दिखावटी, मैं का मुझसा, बेचना का बिकाऊ। ऐसे हम क्रिया से विशेषण बनाएंगे। चौथा है अव्यय से विशेषण। अव्यय से विशेषण हम कैसे बनाएंगे, जैसे भीतर शब्द से विशेषण क्या बनेगा, भीतरी। पीछे से पिछला, और ऊपर से ऊपरी, नीचे से निचला। तो इस प्रकार से आप लोग संज्ञा से विशेषण, सर्वनाम से विशेषण और क्रिया से विशेषण, अव्यय से विशेषण बनाने के लिए आपको समझ में आ गया होगा। और इससे पहले मैंने आपको मूल अवस्था से उत्तरावस्था और उत्तमावस्था में कैसे परिवर्तन करते हैं यह भी आपको समझा दी हूँ। तो आशा करती हूँ आपको